हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध और इसी के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसा कि मैंने कल के भी वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जिक्र किया था कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये समझ लीजिए कि हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आज का वीडियो आप देखते हैं तो आपके जो 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। तो आज 5 नंबर फिक्स करने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम इतनी इजी तरीके से ये दोनों चीज़ें आपको बताएंगे कि वीडियो देखते ही ये आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जहाँ आप इसको सॉल्व ना कर सको। बस आप वीडियो ध्यान से देखिए। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। टॉपिक है कि अनुगमन वेग तथा धारा में क्या रिलेशन है। अनुगमन वेग और धारा में जो रिलेशन है वो है I बराबर NE/ABD। ये रिलेशन होता है, इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारा ये कोई चालक तार है, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हमने मान लिया है A है, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A है, मान लिया गया है। दूसरी बात, इसकी लंबाई हमने मान लिया है L है। लंबाई का काम ओम के नियम की उत्पत्ति करने में लगेगा। यहाँ कोई लंबाई से कोई लेना देना नहीं है संबंध बताते समय, लेकिन हमने मान लिया है, क्योंकि बाद में मानेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि L कहाँ से आ गया, इसीलिए L भी हमने इसी वक्त पहले मान लिया, ठीक है। अब क्या है कि जब इसके बैटरी चालक तार के सिरों के बीच हम क्या करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, विद्युत धारा अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। तो मान लेते हैं बैटरी जोड़ने के बाद वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में हो जाती है। तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, बहुत ही स्लो वेलोसिटी यानी लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ये चलने लगते हैं। इसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। अभी कल इसके बारे में डिस्कस किया गया था, अनुगमन वेग के बारे में, ठीक है। तो मान लेते हैं चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। माना चालक तार के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, n है। और इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या माना गया है, A माना गया है, ठीक है। यदि किसी चालक तार के परिच्छेद से t सेकंड में Q कूलाम आवेश गुजरता है तो उससे बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, यानी इससे ये जो हमारा परिच्छेद का क्षेत्रफल है, इससे t सेकंड में यानी t समय में Q का कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर Q/T। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो चीज़ें हमने बोला वो चीज़ यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि बिना लिखे अगर आप ये लिखेंगे तो पूरा सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम चीज़ों को लिख नहीं रहे हैं, बस आपको समझा दे रहे हैं। आप चीज़ों को लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा कि यदि किसी चालक तार से, ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अब मान लेते हैं कि इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी है, Vd है। 1 सेकंड में इस अनुप्रस्थ यानी तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन n इंटू इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल इंटू मुक्त इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी Vt, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ गति कर रहा है, ठीक है। अब
ये इसकी वेलोसिटी हमने मान ली थी, तो 1 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगा, 1 सेकंड में। और एरिया पता है कि हाँ ये इतने एरिया से गुजर रहा है, ये एरिया ये हो गया। अब ये एरिया कितना आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी भी है, समय 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा भाई, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे यानी समय 1 है, तो यानी v डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा। कितनी डिस्टेंस, v डिस्टेंस। तो अब इसका जो टोटल आयतन हो गया, कितना हो गया, आयतन बराबर क्या था, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल a हो गया, ऊंचाई क्या v, तो वही चीज है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। कुल संख्या कितनी हो जाएगी, एक एकांक आयतन का, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे उस एकांक आयतन यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया का कितना आयतन बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले कितना है, तो t सेकंड में, t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n a v d इंटू टी। ठीक है, ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी आवेश, कुल आवेश है ये। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर यही है, यही आपका क्या है, कुल आवेश। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर तो I बराबर क्या हो गया, N A V D इंटू टी, और बटे में क्या है T, T से T कैंसिल हो गया, तो मिला क्या, I बराबर N सॉरी ये तो आपके क्या कुल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश बराबर आपका हो जाएगा कुल इलेक्ट्रॉन यानी एन ए वी डी गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई। ठीक है, ई। ठीक है, अब यहाँ पर इनटू में ई भी आ जाएगा। तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर एन, ई को यहाँ ले लिया मैंने पहले, एन ई ए वी डी। ठीक है, जहाँ पर एन क्या है, चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, ए चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वीडी जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ये है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब ठीक इसी के जस्ट बाद हम आपके ओम के नियम की उत्पत्ति भी करवा दे रहे हैं इसी के आधार पर, क्योंकि ओम के नियम की उत्पत्ति अगर हम बाद में करवाते हैं तो ये इतनी चीज़ें हमें फिर से डिराइव करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आइए देखिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो, बहुत ही ईजी तरीके से। आई होप इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जहाँ भी आपको कोई डाउट हो आप उसको पॉइंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जहाँ अगर आपको डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ओम के नियम को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ओम का जो नियम है, ओम का नियम ये है कि यदि कोई चालक तार है उसकी भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था से कहने का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसको आप टच करके महसूस कर सको, जैसे उसकी लंबाई हो गई, उसका टेम्परेचर हो गया, तो ये सारी चीज़ें भौतिक अवस्था में आती हैं, यानी इसी को हम कहते हैं भौतिक अवस्था। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी इसकी फिजिकल फेज में अगर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो उस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर और उस चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है, या सदैव एक नियतांक होता है या कांस्टेंट होता है। ठीक है, यही ओम का नियम है। क्या है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है या सदैव नियत होता है। ठीक है, यही ओम का नियम है, नियतांक। ठीक है, यही जो है ओम का नियम है, इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। किसके आधार पर, धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर। तो सबसे पहले धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर आई बराबर अभी हमने क्या प्रूफ किया था उसको लिखिए, उसी को यूज करना। आई बराबर जो हमने प्रूफ किया था वो था एन ई ए वी डी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए पीछे जो हमने बनाया था चालक तार कुछ इसी टाइप का था।
ठीक है। इसके सिरों के बीच जब हम क्या करते हैं, विभवांतर बैटरी लगाते हैं या विभवांतर अप्लाई करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ई। यदि चालक तार की लंबाई एल हो तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित या प्रति एकांक लंबाई पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, यानी ई इक्वल टू जो हो जाएगा वी बाई एल। वी क्या है, इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर है, तो इसके प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र ई का मान कितना हो जाएगा ये। अब वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो प्रति एकांक लंबाई पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, इतना है। तो प्रति एकांक लंबाई या प्रति एकांक आयतन में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर एक बल लगेगा, और बल कितना लगेगा, F बराबर यू ई। ठीक है, तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे E। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो गया, E। F इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू ई। अब E की वैल्यू यहाँ से रखो, E इक्वल टू क्या है, V बाई एल, जहाँ B क्या है, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, और L क्या है, चालक तार की लंबाई। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो क्या हो, F इक्वल टू क्या होता है, m a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m। तो यानी इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा, F बाई m। तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A इक्वल टू F बाई m, और F की वैल्यू रख लो। F की वैल्यू कितनी है, ई बी बाई m इंटू एल। ठीक है, सॉरी L जो है आपका नीचे आएगा, क्योंकि नीचे ही है, ई बी ऊपर हो गए, m, ठीक, L नीचे। ठीक है, ये इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आगे क्या है, आगे कहानी थोड़ा सा पीछे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये आपस में जब इनके बैटरी के सिरों के बीच कोई विभवांतर नहीं अप्लाई होता है तो ये इधर उधर क्या करते हैं, मुक्त रूप से घूमते रहते हैं और एक दूसरे से आपस में टकराते रहते हैं। और दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं या टाउ कहते हैं। ठीक है, यानी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, टाउ लग रहा है, यानी श्रांतिकाल के बराबर हो, उसी को हम कहते हैं टाउ। तो इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, यानी जब कोई बैटरी नहीं लगा है ऐसी कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग मान लेते हैं कितना है, u1, इसका मान लेते हैं कितना है, u2, अगले का u3 इसी प्रकार मान लेते हैं। और जब बैटरी अप्लाई हो जाती है तो इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होने के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी बढ़कर यही जो हमारी ऊष्मीय वेलोसिटी u है, ये u से बढ़कर कितनी हो जाती है, vd, क्या हो जाती है, अनुगमन वेग के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अनुगमन वेग बराबर क्या, औसत ऊष्मीय वेग प्लस v इक्वल टू क्या होता है, गति का पहला समीकरण u प्लस at। तो vd1 इक्वल टू u1 प्लस at1, vd2 u2 प्लस 8, और t की जगह क्या आएगा, टाउ, क्योंकि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टकराने का जो समय है यानी t वो किसके बराबर है, श्रांतिकाल टाउ के बराबर। तो vd औसत अनुगमन वेग vd बराबर क्या हो जाएगा, vd1 प्लस vd2 प्लस vd डिवाइडेड बाई n। तो vd1 की वैल्यू रखो। ठीक है, फिर vd2 इसी तरीके से सबकी यहाँ पर क्या कर रखें, वैल्यू रखनी है। बैटरी के सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच बैटरी लगाने के बाद, बैटरी या विभवांतर, यहाँ इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर लगाने के बाद प्रत्येक
इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय अनुगमन वेग कितना हो जाएगा, Vd इजकल टू u1 प्लस ए टाउ प्लस u2 प्लस ए टाउ 1 टाउ 2 प्लस अप टू सो ऑन ए टाउ n u n डिवाइडेड बाई, ठीक है। जहाँ पर अभी भी ये चीज़ मैंने आपको क्लियर किया था, क्या है, जैसे मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन का औसत उसमें वेग u1, एक्सेलरेशन उसमें कितना उत्पन्न हुआ a, ठीक है, टाइम कितना लग रहा, टाउ श्रांतिकाल, तो औसत उसमें वेग vd1 इजकल टू कितना हो जाएगा, u1 प्लस ए टाउ 1, ये टाउ 1 हो गया। और औसत उसमें वेग vd इजकल टू क्या हो जाएगा, vd1 प्लस vd2 प्लस डॉट डॉट कितने n है, डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, vd1 की वैल्यू, vd2 की वैल्यू, vdn की वैल्यू, सभी की वैल्यू पुट कर दी गई, क्लियर। यहाँ पे क्या हो गया, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो वन डॉट डॉट un बटे n प्लस ए कॉमन ले लिया गया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस अप टू सो वन टाउ n बटे n, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो औसत ऊष्मीय वेग है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका औसत ऊष्मीय वेग जो है वो 0 होता है, प्लस इन सब का औसत कितना हो गया, टाउ, ए टाउ, ठीक है। तो Vd इजकल टू क्या मिल गया हमको, ए टाउ। अब ए की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से रख दो, तो Vd इजकल टू क्या हो गया, EV बाई ml इंटू टाउ, ml इंटू टाउ। अब Vd की ये वैल्यू, Vd की ये वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रखने पर Vd का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो I बराबर क्या हो गया, NE A, Vd की जगह EV बाई ml इंटू टाउ, ठीक है। अब E और E मिलकर हो गए हमारे E स्क्वायर, I बराबर हो गया NE स्क्वायर, A टाउ को अंदर ले लिया मैंने, V बाई m इंटू एल, ठीक है। अब I को इधर ले और बाकी सारी चीज़ों को इधर भेज दो, ये इम्प्लाइज करेगा V बाई I इजकल टू एम एल, इधर क्या भाग में दूसरी साइड जाएंगे गुणे में, एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये सारी चीज़ें क्या हैं नीचे हैं, मतलब गुणे में है, यहाँ नीचे आ जाएंगे, एन ई स्क्वायर ए टाउ, पक्षांतर कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें आपकी आई हैं, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कि बदलना नहीं है, l चालक तार की लंबाई है, ओम के नियम में सबसे पहले ही कहा गया है चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, लंबाई जो ली गई है वही रहेगी, बदलेगी नहीं, तो यानी ये भी कांस्टेंट है। एंड मुक्त इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मान भी नहीं बदलने वाला। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इसका भी मान नहीं बदलने वाला। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी नहीं बदलने वाला। टाउ श्रांतिकाल यानी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर करने का समय, ये भी नहीं बदलने वाला। यानी ये पूरी चीज़ हमारी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, ये एक नियतांक है, ये नियत है, यानी बदलेगी नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी क्या मिला हमको, V बटे I इक्वल टू एक नियतांक, और इसी नियतांक को हम कहते हैं R। क्या कहते हैं, R। और इस R को हमने नाम जो दिया है उसी को बोलते हैं प्रतिरोध, और इसका मात्रक हो गया वोल्ट बटे एम्पियर, या इसी को बोलते हैं ओम, ठीक है। तो यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो हमें बताइए। और जो बाकी टॉपिक्स हैं, अब रेजिस्टेंस, धारा हमने बताया, धारा घनत्व, ये जो छोटे छोटे वगैरह टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स
पर हम कल चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से तैयार कीजिए।